नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से तात्पर्य है कि जुड़े हुए, अर्थात जब दो व्यंजन आपस में जुड़े हों, दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनेगा वह कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। अर्थात दो व्यंजन, कोई भी दो व्यंजन हो, उनके मेल से जब नया व्यंजन बनेगा उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब स्वर रहित व्यंजन अर्थात आधा व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन अर्थात पूरा व्यंजन जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्ताक्षर मुख्यतः चार हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से चार हैं। सबसे पहला संयुक्ताक्षर है क्ष। क्ष कैसे बना है? क आधा अर्थात स्वर रहित क और श दोनों को मिलाकर बना है क्ष। इसका उच्चारण कई लोग गलत तरीके से करते हैं, इसे छ बोलते हैं, जबकि इसका उच्चारण होगा क्ष। तो क्ष के कुछ शब्द हम देखते हैं, जैसे क्षत्रिय, कक्षा, क्षेत्र, कक्ष, क्षमा आदि। और दूसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ किस प्रकार से बना है? ज्ञ भी दो वर्णों से बना है। एक वर्ण है जय, जय के नीचे आप देख रहे हैं हलंत है, अर्थात जय जो है वह आधा है, तथा साथ में है इय। तो जय और इय मिलकर क्या बनेगा? ज्ञ। और ज्ञ के कुछ शब्द हम देखते हैं, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा आदि। इसी प्रकार तीसरा संयुक्त व्यंजन है त्रय। त्रय कैसे बनेगा? देखिए, जब उच्चारण करते हैं उच्चारण में ही पता चल रहा त्र, इसमें क्या क्या है? तय और रै। तय कैसा है? आधा है, और रै कैसा है? पूरा है। तो आधा तय अर्थात स्वर रहित तय तथा पूरा रै मिलकर बनेंगे त्रय। और त्रय के उदाहरण देखिए, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रस्त, त्रिभुवन आदि। और इसी प्रकार अंतिम जो संयुक्त व्यंजन है वह है श्र। श्र, श और रै। श जो है वह स्वर रहित है तथा रै जो है वह स्वर सहित है। और इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे हम श्री, श्रीमान लिखते हैं, श्रीमती या श्रम, श्रमिक, श्रद्धा आदि। तो हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन है वह चार प्रकार के होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन में हम देखेंगे कि एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ संयोग है वो किस प्रकार से होता है, उसके कुछ रूप हम देखेंगे। आधा ट और ठ। ठ इसके उदाहरण देखिए, गट्ठर, मट्ठा आदि। आधा से और तय, स्त। इसके उदाहरण है अस्त, मस्त, व्यस्त, नमस्ते आदि। आधा ग और ये मिलकर ज्ञ। इसका शब्द देखिए 11 है। जब आधे द का संयोग व के साथ किया जाता है द्व। इसके उदाहरण देखिए, द्वारा, द्वार आदि। जब आधे है का संयोग होगा न के साथ तो न, चिन्ह। इसी प्रकार जब आधे द का संयोग हम भ के साथ देखते हैं तो भ। उदाहरण देखिए, अद्भुत। आधे ग का संयोग जब ध के साथ होगा तो ध। उदाहरण है दुग्ध, विदग्ध आदि। इसी प्रकार व्यंजनों से व्यंजनों के संयोग के कुछ और रूप है। देखिए, आधे तय का जब मैं के साथ संयोग होता है तो त्मा, जैसे आत्मा, जैसे महात्मा आदि। जब आधे कै का संयोग तय के साथ होता है तो त, जैसे व्यक्ति, भक्ति, मुक्ति या भक्त शब्द है। जब आधे द का संयोग
ध से कराया जाता है तो ध, जैसे प्रसिद्ध, विरुद्ध, सिद्ध, शुद्ध आदि। जब आधे है का संयोग वै से कराया जाएगा तो वै, जैसे जिह्वा। इसी प्रकार आधे श का संयोग ट से कराएंगे तो ष्ट, जैसे राष्ट्र, कष्ट, अभिष्ट आदि। व्यंजन से व्यंजनों के संयोग के कुछ और रूप देखिए। जब आधे च का संयोग छ से कराएंगे तो छ, अच्छा, मच्छर आदि। जब हम आधे क का संयोग ख से करवाएंगे तो ख, जैसे मक्खी, मक्खन आदि। इसी प्रकार आधे द का संयोग जब य से होगा तो द्य, जैसे विद्या। संयुक्त व्यंजन के कुछ जो है मानक रूप, जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों द्वारा स्वीकृत किए गए, हम उनको देखते हैं। तो एक और देखिए, संयुक्त वर्ण है, एक तरफ उसके प्राचीन रूप है और अंत में नवीन और मानक रूप है। तो जब हम संयुक्त वर्ण के रूप में आधे क के साथ त का संयोग देखते हैं त, तो प्राचीन रूप में हम त किस प्रकार से लिखते थे, तो जैसे देखिए बीच में भक्त। और जब नवीन और मानक रूप की बात करें तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, क आधा और त खोल कर लिखा जाता है भक्त। इसी प्रकार जो संयुक्त वर्ण है ट, आधा ट और ट मिलकर ट। मिट्टी, तो ट के नीचे ट लगाया जाता था प्राचीन रूप में, किंतु नवीन और मानक रूप में जो है ट को आधे को हलंत के साथ और पूरे ट को खोल कर लिखा जाता है। जब आधे द का संयोग ध से कराया जाता ध, तो क्या किया जाता था, प्राचीन रूप में द के नीचे ध लगा दिया जाता था और इस प्रकार से सिद्ध शब्द देखिए। अब हम यहाँ पर यह मानते हैं कि द के नीचे द है, तो जो है द है वह तो है पूरा और ध है आधा, किंतु यह गलत है। जो नीचे लगा है वह पूरा है, अर्थात ध पूरा है और द यहाँ पर आधा है। और जब हम नवीन और मानक रूप की बात करें तो द और ध को खोलकर लिखा जाता है और द के नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जब हम द के साथ य का संयोग कराते हैं, इनको संयुक्त वर्ण के रूप में देखते हैं, तो द्य, प्राचीन रूप में द्य लिखा जाता था ध की जैसा एक लाइन लगाकर, किंतु जब हम नवीन और मानक रूप की बात करते हैं तो इसे हम खोल कर लिखते हैं, द आधा, द के नीचे हलंत और य, और विद्या शब्द यहाँ देखिए। इसी प्रकार है के संयोग जब हम मैं से कराएंगे तो ना, जैसे ब्रह्मा है के अंदर मैं लगाकर लिखा जाता था एक साथ में। तो यहाँ पर भी आप देखिए, है यहाँ पर आधा है, दिखने में पूरा दिख रहा है, किंतु है कैसा है, आधा है, और मैं है वह पूरा है। किंतु जब हम नवीन और मानक रूप की बात करें तो है के अंदर मैं ना लिखा जाकर कैसे लिखा जाता है को अलग और मैं को अलग लिखते हैं, और है के नीचे हम हलंत लगा के उसे आधा करते हैं और ब्राह्मण शब्द प्रकार से लिखते हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन कैसे बनाते हैं, उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम खड़ी पाई की बात करते हैं। खड़ी पाई क्या है, किसी भी व्यंजन के साथ लगी हुई खड़ी रेखा को हम पाई कहते हैं। जब खड़ी पाई वाले व्यंजन है और उन्हें हम संयुक्त कर रहे हैं तो उसकी पाई को, अर्थात उसकी खड़ी जो रेखा है उस रेखा को हटा दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, स है, आधा स और उसके साथ त है, तो जो आधा स है इसकी पाई को हटा दिया जाएगा और पाई को हटाकर स को आधा बना दिया जाता है और इस प्रकार से बनेगा स्त। उदाहरण देखिए, अस्त। जब ग है, ग कैसा है, आधा ग है और उसके साथ में ये का संयोग होता है तो क्या बना, ग्य। 11 है, आप देखेंगे 11 में जो ग की जो खड़ी पाई थी उस खड़ी पाई को हटा दिया गया है। श है, श कैसा है, आधा श है, लेकिन किंतु श में पाई है, साथ में ट है। तो जब हम इसको संयुक्त रूप में प्रयोग करते हैं तो श की जो खड़ी पाई है उस खड़ी पाई को हटा दिया जाएगा और इस प्रकार से उसे
आधा बनाया जाता है। कष्ट शब्द में देखिए श में जो पाई है वह नहीं दिखेगी। इसी प्रकार च है, च में आप देख रहे हैं पाई होती है और च के साथ जब छ का संयोग किया गया छ, तो हम देख रहे हैं मच्छर शब्द बना। तो जो च है उस च की पाई को हटा दिया गया है। इसी प्रकार तय के साथ, तय में भी खड़ी पाई है और तय के साथ हमने थ का संयोग देखिए थ, पत्थर। तो जो तय है, तय की जो खड़ी पाई है उसे हटा दिया गया है। तो ये नियम है कि जब भी खड़ी पाई वाला व्यंजन है उसका संयोग दूसरे व्यंजन से किया जाता है तो जो पाई है उस पाई को हटा दिया जाता है। जैसे कि न के साथ ये का संयोग देखिए, तो न के साथ जब ये का संयोग करेंगे तो न की जो पाई है उसे हटा दिया जाता है। देखिए न्याय शब्द न के अंदर पाई नहीं है। इसी प्रकार मैं के साथ जब ये का संयोग कराया गया म्य, सुरम्य, तो मैं की जो पाई है वह हटा दी गई है। इसका दूसरा नियम देखिए कि जब कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ण है गुंडी वाला है, उस वर्ण को, गुंडी को हम हटा देंगे तब वह स्वर रहित बनेगा। इसमें खड़ी पाई नहीं हटाएंगे बल्कि इसकी गुंडी को हटाएंगे। जैसे कि कै शब्द है, कै वर्ण है, कै वर्ण में आप देखिए जब हम इसे आधा बना रहे हैं, आधा बनाते हुए हम देखते हैं कि पाई के जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हमने बिल्कुल हटा दिया है, थोड़ा सा रहा है। तो ये क्या है, जब गुंडी वाला वर्ण होता है तो उस वर्ण की गुंडी को हटा दिया जाता है। जैसे रक्त शब्द देखिए, जैसे वाक्य है, पक्का है, तो जो पहला वाला बीच वाला जो कै है उस कै की गुंडी को हटा दिया गया है। इसी प्रकार फै, जब फै को भी हम आधा लिखते हैं, स्वर रहित बनाते हैं, तो फै की भी गुंडी को हटा देते हैं। देखिए हफ्ता शब्द, मुफ्त है, रफ्तार है, आप फै का रूप पर ध्यान दीजिए कि फै की जो गुंडी है उसे हटा दिया गया है। इसका हम अगला नियम देखते हैं कि हल चिन्ह लगाकर भी हम क्या करते हैं, किसी भी व्यंजन को, किसी भी वर्ण को आधा बनाते हैं या स्वर रहित बनाते हैं। जैसे कि गोल वर्ण हुए जो भी, जैसे अंगय है, छ है, ट है, ठ, ड, ढ, द और है, इन सभी को स्वर रहित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। हल चिन्ह मतलब एक तिरछी रेखा, क्योंकि इन्हें हम आधा लिख नहीं पाते हैं तो इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए आप लट्टू, टे को आधा बनाने के लिए क्या किया है, हल चिन्ह लगाया है। जैसे बुढ़ा, ड के नीचे हल चिन्ह है। विद्या, द के नीचे देखिए, चिन्ह में है के नीचे देखिए, और ब्राह्मण में भी है के नीचे। तो इन वर्णों को आधा बनाने के लिए इनके नीचे रेखा लगा दी जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।